नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है आपके खास कार्यक्रम बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस हम करेंगे कि माफिया पर किस तरह से बुलडोजर गरज रहा है और गरीबों को आशियाना मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जिस जमीन पर पहले माफियाओं का कब्जा होता था, आज उस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहा है। बिहार के चुनावी मैदान में सीएम योगी की मांग सबसे ज्यादा है। सीएम योगी ने बिहार की चुनावी सभा में जमकर विपक्षी दलों पर हमला बोला है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान उनके निशाने पर दिल्ली, लखनऊ से लेकर पटना तक का विपक्षी खेमा रहा है। तो इन मौकों पर उन्होंने माफिया को टारगेट करते हुए हर बार विपक्ष को निशाने पर लिया है। और आज सीएम योगी ने यह साबित भी कर दिया है कि जमीन की छाती पर अगर बुलडोजर चलाकर वो अपनी मीनार खड़ी कर सकते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई गई जमीन पर बने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया है। राजधानी लखनऊ के डालीबाग स्थित एकता वन में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 72 परिवारों को फ्लैटों की चाबी सौंपी है। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, डीजीपी आवास के पास अपनी कोठियां बनवाते थे और कोई कुछ नहीं कर पाता था। पर अब माफियाओं की कब्जा की गई जो जमीन है, उस पर गरीबों के लिए घर बन रहा है। हम इस तरह माफियाओं की जमीन पर गरीबों के आवास बनवाते रहेंगे। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार की धरती से भी माफिया प्रहार किया है। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह के लिए प्रचार करते हुए कहा कि जो राम का नहीं हुआ वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने बुलडोजर मॉडल का भी जिक्र किया है और बताया कि कैसे माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाए गए हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को सरकार की उपलब्धि बताया है और कहा कि सपा, आरजेडी और कांग्रेस राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। आज योगी के इसी माफिया प्रहार पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनवाते हैं। जाति सेना खड़ी खड़ी करके इन्होंने पूरे बिहार को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। जब भी बटेंगे तो, और यही कारण है भारत का हर सच्चा भारतीय राम को अपना पूर्वज मानता है। याद करिए ना, कांग्रेस, सपा, आरजेडी जब राम मंदिर का विरोध कर रही थी, तब भी राम भक्त एक ही नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, यही नारा लगता था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा राम हुए ही नहीं, यानी जैसे कांग्रेस का ही खानदान पैदा हुआ है, बाकी और हुए ही नहीं। ये लोग राम को नकारते हैं, कृष्ण को नकारते हैं, भगवान विष्णु को नकारने लग जाएंगे, ये हिंदुओं को भी नकार देंगे। 5 पांडव के रूप में बिहार के अंदर एनडीए की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में और रामविलास पासवान जी के सुपुत्र उनके नेतृत्व में आज ये 5 पांडवों का मजबूत गठबंधन एनडीए के रूप में एक संकल्पित होकर के आगे बढ़ा है। बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आने देना है और जंगल राज के खिलाफ सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत बिहार और समृद्ध बिहार के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है। तो जिन जमीनों पर पहले माफियाओं का कब्जा हुआ करता था, जिन जमीनों पे माफिया अपनी कोठियां बनाया करते थे, आज उन जमीनों की छाती पर बुलडोजर चला है और गरीबों के लिए आशियाना बना है। आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 72 परिवारों को उनके आशियाने की चाबी सौंपी है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन तमाम परिवारों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, बच्चों को दुलारते नजर आए हैं और 72 परिवारों को उनके अपने आशियाने की सौंपी चाबी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपी है।
बिहार में भी उन्होंने जिक्र किया माफिया राज का। बिहार में उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश से माफिया राज को खत्म कर दिया गया है। माफिया की जो जमीनें हुआ करती थी, जिस पर न जाने कितने अवैध संपत्ति माफियाओं ने अपनी बना रखी थी, उन अवैध संपत्तियों को हमने ध्वस्त किया है और गरीबों के आशियाने को वहां पर बनाया है, ताकि हर एक गरीब के सिर पे छत का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो राजधानी लखनऊ के डालीबाग स्थित एकता वन में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 72 परिवारों को फ्लैट की जो चाबी है वो सौंपी है। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे, डीजीपी आवास के पास अपनी कोठियां बनवाते थे और कोई कुछ नहीं कर पाता था। यहां उनका निशाना साफ तौर पर सपा सरकार पर भी है कि वो भी सरकार यहां पर इन माफियाओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती थी। माफिया अपनी जो जमीन हुआ करती थी उस पर अवैध तौर पर संपत्ति बनाते थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 72 परिवारों को उनके आशियाने की चाबी सौंपी है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर कभी माफियाओं का कब्जा हुआ करता था, आज वहां गरीबों के लिए आशियाना बना है। उन्होंने बिहार की धरती से भी माफिया प्रहार किया। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के लिए प्रचार करते हुए कहा कि जो राम का नहीं हुआ वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने बुलडोजर मॉडल का जिक्र किया और बताया कि कैसे माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आवास उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। यश भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर आलोक राज हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से। रतन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। और हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र आपका मैं रुख करूंगी, उसके बाद मेहमानों से सवाल मैं यहां पर लूंगी। नरेंद्र, आज जिस जमीन पर जो फ्लैट हैं वो बने हैं, जो आशियाने हैं गरीबों के वो बने हैं, जिनकी चाबी आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन परिवारों को सौंपी है, आज उस जमीन पर आशियाना बना है, लेकिन कुछ साल पहले तक उस जमीन पर माफियाओं का अवैध तौर पर कब्जा हुआ करता था। कितनी तस्वीर बदली है तब से लेके अब तक में? देखिए अपूर्वा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 2017 में सत्ता में आए तो उन्होंने लगातार जो बड़े माफिया थे, जो उत्तर प्रदेश में आतंक मचाए हुए थे और उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे और अवैध कामों में संलिप्त थे, चाहे वो हत्याएं सुनियोजित तरीके से करवाते थे या बड़े भूमाफिया थे, सरकार की ज़मीनों पर कब्जा किए थे, गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा किए थे, उस पर लगातार कार्रवाई होना शुरू हुई और इसमें जिला प्रशासन और प्राधिकरण ने नोटिफिकेशन जारी किया और तमाम ज़मीनों को चिन्हित किया गया और उसके बाद बुलडोजर एक्शन करके उनको ध्वस्त किया गया, अपने कब्जे में ली गई और जो गरीबों की ज़मीनें थी या कोई पीड़ित था उसकी ज़मीनें वापस की गई और साथ ही जो सरकारी ज़मीनें थी उन पर गरीबों के लिए आवास बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। पहली बार प्रयागराज में अतीक की ज़मीन पर जो अवैध कब्जा किया था उस पर सरकार ने कब्जा करवाया और मुक्त करवा के वहाँ पर गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनवा के गरीबों में बांटा गया। उसके बाद राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके में बहुत ही बेशकीमती ज़मीन थी, डीजीपी आवास के बगल डालीबाग एरिया में, उस पर मुख्तार अंसारी का कब्जा था, उसे कब्जे से मुक्त कराया गया और इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि गरीबों को यहाँ पर आवास बना के दिया जाए और इसके पीछे सरकार की मंशा साफ थी कि जो माफिया हैं लोगों की ज़मीनें हड़पते हैं, गरीबों की ज़मीनें हड़पते हैं, क्यों ना उन्हीं गरीबों को उन माफियाओं के कब्जाई गई ज़मीन पर मकान बनाकर उन गरीबों को दिया जाए, जिससे ये मैसेज जाए पूरे प्रदेश में और सभी जगह ये मैसेज जाए कि जो गरीब हैं उनके साथ सरकार खड़ी है, जो कमज़ोर हैं उनके साथ सरकार खड़ी है। कोई माफिया अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा,
कोई माफिया उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं अपने हाथ में ले पाएगा, कोई दंगा नहीं करवा पाएगा, कोई अपहरण फिरौती जैसी का काम नहीं कर पाएगा, और सबके खिलाफ सुनियोजित कार्रवाई की गई। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार दौरे पर जाने से पहले इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए और गरीबों को उनके फ्लैटों की चाबी दी और उनसे मुलाकात की। निश्चित तौर पर उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी जिनको उम्मीद नहीं थी कि उनको इतना अच्छा घर पास इलाके में, जहां ज़मीनों की कीमतें बहुत महंगी है, वहां पर उनको घर मिल सकेगा। इसके पीछे सरकार की मंशा साफ है कि सरकार एक मैसेज देना चाहती है। योगी आदित्यनाथ एक संदेश देना चाहते हैं कि जो माफिया हैं उनका राज नहीं चलेगा और ये गरीबों का भी हक है, उनको दिलाकर रहेंगे। जी ठीक है, अपूर्वा। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, जिन जमीनों पर पहले माफियाओं का कब्जा हुआ करता था, आज उन जमीनों पर गरीबों के लिए आशियाना बना है, एक छत उनको यहाँ पर मिली है। यश भारती जी, आज जिन जमीनों पर कभी माफियाओं का कब्जा हुआ करता था, जहां एक एक माफिया के पास 80 से अधिक संपत्ति हुआ करती थी, अवैध तौर पर जमीनों पर वो कब्जा करते थे, आज उन जमीनों पर गरीबों के लिए आशियाना बना है, उसकी चाबी 72 परिवारों को आज चाबी सौंपी गई है। इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है वो मैं जानना चाहूंगी। जी, अब आवाज आ रही है, बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी जी, यश भारती जी, इस पर पहले तो आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी, किस तरह से आप इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं, जो ये पूरी कार्रवाई अब तक चलती रही और फिर आज चाबी सौंपी गई है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब वो किसी को भी माफिया कहें, किसी को भी आतंकवादी कहें, फिर उन्हीं के साथ व्यापार करें, उन्हीं के साथ में अपने व्यवसाय करें, उन्हीं के साथ अपने धंधे करें, तो कोई बात नहीं है। ये दो तरीके का जीवन जीते, दो तरीके की बातें करेंगे। अब मैं कुलदीप सेंगर देखता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जब मिलते हैं मुख्यमंत्री से तो उनकी जो जहरीली मुस्कान थी, जो इनके इशारे से हाथ हिलाते हुए मीडिया के साथियों को, वो मुझे आज भी बड़ा गमगीन कर देते हैं उस बिटिया के प्रति जिसके बलात्कार का आरोप उनके ऊपर थे और जिसमें वो दोषी पाए गए। जो हम फिल्मों में देखते थे कि गवाह को मार दीजिए, वकील को मार दीजिए, पीड़ित को मार दीजिए, सबको मार दीजिए और बात खत्म हो जाएगी। ये सब कुलदीप सेंगर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए किया, लेकिन उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाया। उसके घर पे किसी तरीके कोई अतिक्रमण करके नाम पे कोई बुलडोजर नहीं चला। उल्टा जब वो दोषी ठहराए गए न्यायालय की तरफ से, तो उन्नाव के माध्यम से, उन्नाव पंचायत के माध्यम से लखनऊ के सारे प्रमुख अखबारों में फ्रंट पेज पे उनका फोटो छपा, सरकारी विज्ञापन छपा। यानी एक बलात्कार के आरोपी नहीं, बलात्कार के सजा याफ्ता, जिसको सजा दे दी थी न्यायालय ने, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुलेआम फोटो छपवाता है सरकारी विज्ञापन पे और सरकार उसका प्रचार प्रसार करती है। ये न्यायिक व्यवस्था है और ये माफिया राज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन आज जो हुआ, जहां 72 परिवारों को चाबी दी गई, ये तो अच्छा काम है ना। यहाँ पे तो कम से कम मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता होने के तौर पर भी यहाँ पर ये तो एक अचीवमेंट आप इसे मान सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ी बहुत तो मुझे लगता है तारीफ कर सकते हैं, सरकार के लिए ना सही, उन परिवारों के लिए ही सही, जिन 72 परिवारों को आज उनका अपना छत मिला है, कार्तिक पूर्णिमा के इतने शुभ अवसर पर जिनको उनका अपना घर मिला है, उनके लिए तो मुझे लगता है दो शब्द कुछ तो अच्छे निकलने चाहिए ना यश भारती जी। अपूर्वा जी, जिस तरीके के दुष्प्रचार करके उनको मकान दिए जा रहे हैं, आशियाने दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार का एक बड़ा फेलियर है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से बुलडोजर चला रही थी गोमती रिवर व्यू के नाम पे अन्य स्थानों पे, और बाद में उसको अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, और ये जो बुलडोजर को ये अपराध मुक्त की बात करते हैं या पुलिसिंग का एक हिस्सा बना करके काम करना चाहते हैं, उसके लिए तो तमाम बार लताड़ लग रही है। यही प्रयागराज में अतीक अहमद के अड़ोसी पड़ोसियों के मकान पे भी इन्होंने बुलडोजर चला दिए। बाद में न्यायालय ने जब दंड दिया कि भाई जिनका लीगल काम है, जिनका अनुमति है, जिनको मकान की, उनके भी मकान आप ध्वस्त कर दोगे। तो ये कारनामे केवल योगी सरकार में हो सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय हो सकते हैं। खुद योगी आदित्यनाथ जी का हलफनामा देख लीजिए, किस तरीके से चुनाव लड़ते समय अपराध के बड़ी लंबी एक लिस्ट होती थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के देख लीजिए, एक लंबी सूची होती थी,
तो ये आप कहें कि अपराध मुक्त माफिया राज खत्म हो गया, तो खुद ही माफिया अगर सत्ता में बैठ जाएंगे, जिनके ऊपर मुकदमे लगे और अपने मुकदमे वापस ले लेंगे, ये इसको रामराज कह करके योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाए। आप डाटा देखिए महिलाओं के साथ गंभीर मामलों में। चलिए ठीक है यश भारती जी, चलिए हत्या के ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, सबसे ज्यादा आरोपी अगर विधायक सांसद किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में। चलिए ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ छोटा सा पहले आलोक, माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। खेमचंद जी बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, आज कार्तिक पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर 72 परिवारों को उनके नए घर की चाबी सौंपी गई है। कहा यह जा रहा है कि ये वो जमीनें हैं जिस पर एक वक्त में माफियाओं का कब्जा हुआ करता था। सपा ये कह रही है कि दुष्प्रचार किया गया है, उसके बाद ये घर उनको दिया गया है। ये घर मतलब इस तरह से है कि पहले तो बहुत सारा दुष्प्रचार कर दिया गया, फिर यहां पर लोगों को घर दिया गया है। माफिया खत्म तो होंगे ही, क्योंकि सब माफिया बीजेपी में चले गए हैं, वहां पर जाकर वो सत्ता संभाल रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि कुलदीप सेंगर का जिक्र हो जाता है। जब जब हम सपा का जिक्र करते हैं या उन माफियाओं का जिक्र करते हैं जो सपा कार्यकाल के दौरान रहे, कुलदीप सेंगर का जिक्र हो जाता है। नमस्कार, जय श्री राम जी। सभी प्रिय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वासियों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आपको भी खेमचंद जी। देखिए, ये जो अच्छी बात है, शुभ दिन शुभ काम हुआ है, उसको दुष्प्रचार बोल रहे हैं। अरे गरीबों को घर मिले हैं, और वहां पे घर मिले हैं जहाँ पे भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ था, आतंकियों ने कब्जा किया हुआ था, जो लोगों को परेशान करते थे उन पे कब्जा किया हुआ था। और जिन पे उन्होंने अत्याचार किया, किस पे किया? गरीबों पे किया। वो अपने समकक्ष जो समाजवादी पार्टी के नेता है उन पे तो अत्याचार कर नहीं सकते थे, उनसे तो एक्सटॉर्शन कर नहीं सकते थे, तो किस पे किया? गरीबों पे। जो गरीबों पे किया, तो आज गरीबों को उनका रिटर्न, जो उनका हक है, वो देने का काम योगी जी ने किया है। मैं ऐसे सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ये दुष्प्रचार नहीं है, ये सुप्रचार है, ये अच्छा प्रचार है। यही प्रचार होगा, यही प्रचार आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। और भी जो भूमाफियाओं की जो जमीन है, और भी अपराधियों की जो जमीन है, जो गरीबों से उन्होंने छीनी है, गरीबों से कब्जाई है, उस पर फिर से गरीबों को हक मिलेगा। और ये अच्छा प्रचार, सुप्रचार अगले आपको हर महीने या हर साल आपको दिखाई देगा। लेकिन खेमचंद जी, इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी एक छोटा सा दाग कुलदीप सेंगर के नाम का अभी भी बीजेपी के दामन से जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र अभी यश भारती जी कर रहे थे। कोई दाग नहीं है उनपे। क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या वो जेल में नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनपे से केस वापस ले लिया है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार उनको फेवर कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके फेवर में कोई एफिडेविट? बिल्कुल नहीं। इनके अपराधी इनके समय में खुले घूमते थे, पूरा संरक्षण मिलता था, पूरी शरण मिलती थी। और हालात तो ये थे, अखिलेश जी नाम के सीएम थे, 4-5 सीएम जो पूरी तरीके से भूमाफियाओं को, अपराधियों को कंट्रोल करते थे, वो सरकार चलाते थे। आजम खान जी भी हैं, और भी इनके 2 चाचा हैं। तो वो हालात आज नहीं है। आज कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कैसा भी कार्यकर्ता हो, किसी का भी, सब पे कार्रवाई हो रही है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून का राज है। आज इसीलिए उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ कुंभ की वजह से, बिना कुंभ के भी रिकॉर्ड नंबर पे टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, वहां पे मैसिव तरीके से उद्योग धंधे खड़े हुए हैं, नए नए काम खड़े हुए हैं, नए नए वहां पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और पूरे विश्व से लोग वहां पे आके बस रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश आज मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है, सर्विस में आगे बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण जाता है जो लॉ एंड ऑर्डर, जो आदरणीय योगी जी ने मजबूत किया है, बेटर किया है, और जो फैसिलिटी दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी दी है, बिजली की फैसिलिटी दी है, उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे अपराधियों पे कार्रवाई होती रहेगी। अपराधियों से जो जमीन वापस ली गई, हजारों एकड़ जमीन ऐसे अपराधियों से वापस ली गई है, और उसका उपयोग गांव गरीब के लिए होगा, जन कल्याण के लिए होगा, लोगों के एम्पावरमेंट के लिए होगा, शिक्षा के लिए होगा। ऐसा मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, देखिए, चूंकि बात अगर यहाँ पर माफियाओं के द्वारा कब्जाई गई जमीनों की अगर हम यहाँ पर करें, तो बहुत सारे रिकॉर्ड भी यहाँ पर सामने आते हैं। जैसे 2012 से 17 के बीच यूपी में भूमि कब्जे की जो शिकायतें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। आधिकारिक तौर पर जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये चीज कह रही हैं। 1.5 लाख से अधिक, माफ कीजिएगा, 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख से अधिक भूमि कब्जे के मामले दर्ज हुए थे।
इनमें से हजारों शिकायतें माफिया और स्थानीय बाहुबली नेताओं से जुड़े थे। इसमें सिर्फ हम माफियाओं का जिक्र नहीं कर रहे हैं, यहां पर जो स्थानीय बाहुबली नेता हैं वो भी इनसे जुड़े हुए थे। मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, अतीक अहमद जैसे कई ऐसे जो स्थानीय बाहुबली थे, जो माफिया थे, उनका है। अब यहां पर बात ये होती कि योगी सरकार के आने के बाद यानी 2017 के बाद इन चीजों में परिवर्तन कितना आया है। तो योगी सरकार ने एंटी लैंड माफिया पोर्टल इसकी शुरुआत की, जहां पर 1.30 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 68,000 इससे अधिक जो अवैध कब्जे हैं वो यहां पर हटाए गए हैं। अब सीधे रुख करते हैं रतन तिवारी जी का। रतन तिवारी जी, बड़ा मुस्कुरा रहे थे आप जब खेमचंद शर्मा जी बात कर रहे थे। यहां पर बार बार वही जिक्र होता है सर कि अयोध्या में बने राम मंदिर से लेकर बुलडोजर कार्रवाई तक हर जगह कांग्रेस ने सिर्फ विरोध किया है। क्या इन तमाम चीजों में कांग्रेस को सिर्फ गलत ही नजर आया है? अगर आज कुछ परिवारों को उनके सिर पे अगर उनको एक छत मिल रहा है तो क्या इसमें भी कुछ गलत है? अपूर्वा जी, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज पवित्र दिन है। आज सभी देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। जी, आपको भी। हमारे खेमचंद शर्मा जी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। पूरा स्क्रिप्ट ऐसा लग रहा था जैसे इनको योगी आदित्यनाथ जी ने लिख के दे दिया हो कि चैनल पे जाइएगा तो पढ़ दीजिएगा। मैं इनको बताता हूं कि देखिए, आपकी जो सरकार है पिछले 11 सालों से लगातार इस देश के गरीबों के ऊपर, इस देश के महिलाओं के ऊपर, इस देश के किसानों के ऊपर खंजर भोंकने का काम किया, उनके पीठ के ऊपर हंटर चलाने का काम किया। आपकी सरकार की गलत नीतियों से 850 किसानों की जान चली गई। आपके गलत नीतियों के कारण उद्योगपतियों के जो व्यापार थे वो ठप हो गए। आपके गलत नीतियों से आज युवा सड़कों पे है। मैं अपूर्वा जी इनसे पूछना चाहता हूं कि यह उस समय कहां गायब हो जाते हैं, कहां चले जाते हैं जब राजा भैया के ऊपर सैकड़ों केस होने के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। ब्रजेश सिंह के ऊपर सैकड़ों केसेस होने के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के बाद वही नेता इनकी नजरों में पवित्र कैसे हो जाता है, इनके नजरों में ईमानदार कैसे हो जाता है, ये बात इनको दर्शकों को बतानी चाहिए। ये चुन चुन के विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट क्यों करते हैं, ये भी बात इनको चैनल पे बतानी चाहिए। मैं तो इनसे बार बार कहता हूं कि जब रक्षक भक्षक बन जाए तो इनसे किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी मैं जहां बैठा हूं वहां पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र है, वहां पे अभी अभी केसारी लाल यादव जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं बिहार में, उनके घर पे बुलडोजर भाजपा ने भेजा हुआ है। तो आप बताइए कि भाजपा के खिलाफ अगर हम लड़ने जाएंगे, इस देश की जनता की आवाज को बुलंद करने जाएंगे, तो भाजपा इसी तरीके से हमारे ऊपर कार्रवाई करती है। लेकिन उसी प्रकार अजीत पवार अगर इनके खिलाफ रहते हैं तो 70,000 करोड़ के एनसीपी के घोटालेबाज हो जाते हैं, अगर इनके साथ चले जाते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं। तो ये बात जो दोहरा इनका चाल चेहरा चरित्र है वो देश के सामने आना चाहिए। और देश अब समझ रहा है, देश अब देख रहा है, इन वोट चोरों को बिहार सबक सिखाने जा रहा है। अब मैं आता हूं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर 72 लोगों को इन्होंने मुफ्त में अगर घर दिया है तो मैं उसको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं इनसे ये भी उम्मीद करता हूं कि वो दीक्षित परिवार कहां चला गया जब इनका बुलडोजर उनके घर को गिरा दिया था और उनके परिवार के लोग जल के खाक हो गए थे। क्या उस दीक्षित परिवार को इन्होंने घर दिया? नंबर 2, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कुलदीप सेंगर, जिन्हें योगी की सरकार लगातार बचाती रही, अंत में वो कुलदीप सेंगर जो भाजपा का विधायक था, उसने उस बच्ची को, उसके परिवार को समाप्त कर दिया। क्या उस परिवार के लोगों को न्याय मिला? क्या उस परिवार के लोगों को घर देने का काम किया? पहले उनको न्याय देने का काम करे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष इनकी सराहना करेगा। लेकिन इनका चाल चेहरा चरित्र लगातार इस देश के सामने आ रहा है और देश अब समझ रहा है। पूर्वा जी, चलिए ठीक है रतन तिवारी जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आलोक राज जी। आलोक राज जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो राम का नहीं हुआ वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। किस तरह से उनके इस
बयान को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि वो वहां पर जाकर बार बार माता सीता, माता जानकी के मंदिर का भी जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने अयोध्या में प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बनवाया है, उसी तरह से एक लंबी लड़ाई लड़ी उस मंदिर के लिए। उन्होंने कहा कि उसी तरह से हम यहां पर भी माता जानकी का एक मंदिर बनवाएंगे, और इसको लेकर खूब वाहवाही भी हो रही है। लेकिन फिर बार बार वही बात आ जाती है आरजेडी के जंगल राज को लेकर, जो शायद आरजेडी का पीछा नहीं छोड़ रही है 20 साल तक एनडीए की सरकार वहां पे रहने के बावजूद भी। अपूर्वा जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको भी इसकी हार्दिक। तो अपूर्वा जी, आप लोग जो बोले कि भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के नेताओं के पास मंदिर, मस्जिद, भारत पाकिस्तान छोड़कर इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं। ये लोग विकास की बात कहाँ करते हैं? ये लोग सिर्फ इसी की बात करेंगे, मंदिर, मस्जिद, सांप्रदायिकता फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि इन लोगों के मैनिफेस्टो में ही विकास की चर्चा नहीं। तो आप जब देश को किस दिशा में मोड़ना चाहते हैं, इनकी भाषा से ही पता चल जाता है। पूर्वा जी, हम लोगों जो है विकास की बात करते हैं, विकास कैसे हो इसकी चर्चा करते हैं। आप ही बोले कि इनका बयान है, जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं। राम को सभी लोग मानते हैं, राम पे सभी लोगों की आस्था है, लेकिन चलिए ठीक है, आलोक राज जी के नेटवर्क के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, दोबारा लौटूंगी उनके पास। एक बार हमारे सहयोगी नरेंद्र का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। नरेंद्र, चूंकि देखिए बार बार जिक्र हो रहा है उन जमीनों को लेकर जिन पर कभी एक वक्त में माफियाओं का कब्जा हुआ करता था, जनता में बुलडोजर मॉडल को लेकर क्या भावना है? एक सवाल। दूसरा ये कि बुलडोजर चला तो न्याय मिला, ये जनता के बीच में एक सेंटिमेंट बना हुआ है, एक कहा जा सकता है कि एक इमोशनल जुड़ाव जनता का नजर आता है कि अगर बुलडोजर चला है तो फिर इससे हमें न्याय मिलेगा, गरीबों को आशियाना मिलेगा। देखिए पूर्वा, दो तरीके से ये एक्शन हो रहा है। एक तो जो माफियाओं की ज़मीनें थी उनको खाली करवाने के लिए बुलडोजर चला, उस पर आवास बनाए गए, और दूसरा बुलडोजर उन लोगों पर चला जो कानून के सख्त खिलाफ थे, बड़े माफिया थे, हिस्ट्री सीटर थे, उन्होंने कहीं दंगा किया, उपद्रव किया और फरार हो गए। फिर उसके बाद जो उनके विचाराधीन मामले थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनके घरों को गिराया गया, और जो ज़मीन थी सरकारी उसको वापस लिया गया। इसको एक तरीके से कानून का राज कायम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करवाते हैं या प्रशासन करता है। वो कहते हैं कि एक्शन हमारा है और ये जारी रहेगा। इसी को विपक्ष मुद्दा बनाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तमाम बातें की जाती हैं, सब अपने अपने हिसाब से बुलडोजर का विरोध भी करते हैं, और एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो राजनीति से अलग है और जो पीड़ित है इन सारी चीज़ों से, जब उसको न्याय मिलता है बुलडोजर एक्शन से तो उसकी प्रशंसा भी होती है। ये कार्रवाइयाँ अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो विपक्ष का काम है कि इसका विरोध करना, अलग अलग चीज़ों को लाना, अलग अलग चीज़ों से बात करना, इस पे ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सार्थक चर्चा इस पर होने की ज़रूरत है कि जो भूमाफिया थे, सरकार की ज़मीनों पर कब्जा किए थे, उसको खाली करवा के अगर आवास दिया जा रहा है तो इसके पीछे सरकार का एक सोच है, एक मैसेज देना चाहती है सरकार कि हम गरीबों के साथ हैं, और जो भूमाफिया थे दबंगई के दम पर और अधिकारियों से साठ गांठ कर जमीनों पर कब्जा किए थे, उनको हम मुक्त करवा रहे हैं। रही बात राजनीति की, तो राजनीति में सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सरकार का अपना एक वो होता है, आइडिया होता है, एक विचारधारा होती है और एक स्टाइल होती है, उसके हिसाब से काम किया जाता है। जब सरकार काम करती है तो उसका विरोध होता है। ये सारी चीज़ें पूर्वा चलती रहेंगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने बुलडोजर एक्शन को लेकर के कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, लगातार उसकी तारीफ किए हैं और आगे बढ़े हैं। जहाँ जहाँ विरोध हुआ है उस पर उन्होंने कड़ा जवाब दिया है और तमाम उदाहरण भी उन्होंने बताए हैं कि कैसे कैसे पिछली सरकारों में माफियाओं को संरक्षण मिलता था,
हालांकि विपक्ष भी कहता है कि फला फला को जो है सत्ता से संरक्षण प्राप्त है, लेकिन जहां तक एक्शन की बात है वो लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है और बिहार में भी योगी आदित्यनाथ के भाषणों में ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। जो एक्शन लगातार जारी है, कार्रवाई लगातार जारी है। यश भारती जी, बीजेपी कह रही है कि विपक्ष को आखिर परेशानी किस चीज से है? बुलडोजर कार्रवाई से परेशानी है या माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है इससे परेशानी है? ये दो चीजें अलग अलग हैं, लेकिन जुड़ाव दोनों का एक ही है, जवाब दोनों का एक ही है। अपूर्वा जी, अगर आप हमारे ऊपर ये आरोप लगा रही हैं कि माफियाओं से हमें परेशानी है, ये मेरा आरोप नहीं है सर, ये सत्ता पक्ष का ये कहना है कि आखिर विपक्ष को परेशानी किस चीज से है? माफियाओं के खिलाफ अगर कार्रवाई हम कर रहे हैं उससे परेशानी है, या बुलडोजर कार्रवाई चल रही है उनके खिलाफ, उनको इससे परेशानी है? अपूर्वा जी, जो आपके माध्यम से बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम पे आरोप लगा रही है कि हमें माफिया से परेशानी है, कार्रवाई से परेशानी है, तो हमसे ज्यादा परेशानी तो न्यायालय को है जो लगातार इनको नोटिस जारी कर रहा है। अगर इसी भाषा और इसी शब्दावली पे अगर हम बात करेंगे तो क्यों फिर मानवाधिकार आयोग इनको नोटिस कर रहा है, इनसे सवाल पूछता है? क्यों न्यायालय इन पे कार्रवाई कर रहा है? क्यों इनको लताड़ लगती है? क्यों इन पे दंड लग रहे हैं? क्यों इनके अधिकारियों को बार बार पेशी पे जाना पड़ रहा है? क्योंकि गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। अतीक अहमद के पड़ोसियों के मकान को ढहा दिया अतीक अहमद का बता करके, बाद में माफीनामा प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सब बातें तो मीडिया में नहीं आ रही, ना भाजपा के नेता ये सब बातें कह रहे हैं। अतीक अहमद के लिए न्यायालय में खड़े हो जाएंगे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, और इनाम स्वरूप आप उन्हें राज्यपाल बनाओगे, बड़े बड़े पद से सुशोभित करोगे। तब क्यों नहीं बात होती? तब क्यों दोहरा चरित्र है? अतीक अहमद तो वही अतीक अहमद होना चाहिए आपके लिए। ये दोहरे रूप, दोहरे चरित्र कैसे हो जाते हैं? ये इसीलिए हो जाते हैं कि सिलेक्टिव है भारतीय जनता पार्टी। जिससे मतलब होगा, कुलदीप सेंगर से मतलब था तो उसका भरपूर साथ दिया। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर के आया, उसका भरपूर साथ दिया। सजा होने के बाद भी अखबार में उसका नाम छाप रहे हैं, भरपूर साथ दे रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कौन सा बुलडोजर चला? अभी आपके संवाददाता नरेंद्र जी ने बताया, मुझे बताएं कौन सी संपत्ति पे बुलडोजर चला कुलदीप सेंगर के, या उन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे, उन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पे, स्वयं मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री पे, जो चुनाव लड़ते समय अपना हलफनामा देते हैं कि हमारे ऊपर ये गंभीर मामले, गंभीर अपराध है। कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या चला? मुझे एक नाम बता दीजिए। आज अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, देश के सर्वाधिक आपराधिक मामले किसी के ऊपर हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा देखें, लोकसभा देखें, राज्यसभा देखें, सबसे सर्वाधिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हैं। और जो जितना बड़ा मुकदमे जिसके पास ज्यादा होंगे, गंभीर मामले होंगे, उसको बड़ा पद दिया जाएगा। क्योंकि कीचड़ में कमल खिल रहा है, कीचड़ में कमल खिल रहा है। जरा इस पर भी प्रकाश डालिए, जवाब दीजिए। ये आरोप क्यों लगते रहते हैं बार बार बीजेपी को लेकर कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमा होता है तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई सिर्फ सेलेक्टिव लोगों के खिलाफ क्यों होती है? अपूर्वा जी, मेरा एक सवाल और जोड़ लीजिए। जी जी अपूर्वा जी, मैं बात रखूं? हाँ, एक सवाल और है यश भारती जी का। हाँ, पूछिए सर जल्दी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, प्रवक्ता, या टीवी चैनल पर भी बेटर पुलिसिंग की बात करेंगे। इन्हीं के एक प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, जिनके पुलिस कागज मांग लेती है, चेक कर लेती है, तो वो नाराजगी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतार देते हैं। ये पुलिस पे दबाव बनाने का कौन काम करता है? चलिए ठीक है, खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए, क्योंकि सरकार आपकी है तो इस तरह के सवालों से तो मुझे नहीं लगता है कि आप बच पाएंगे, और जिम्मेदारी भी बनती है सर। अपूर्वा जी, ये पूछिए कि अतीक अहमद को चुनाव किसने लड़वाया? किस पार्टी के नेता थे? ठीक है, एक एक करके। समाज पार्टी ने, और सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने मिलके। एक मिनट पहले उनके तमाम जवाब कंप्लीट हो जाए, फिर यश भारती जी आप अपना काउंटर रखिएगा। खेमचंद जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैंने तत्काल जवाब दे दिया। नहीं सर, रुक जाइए। ठीक है, मैं भी आपके हर पॉइंट पे नहीं सर, ऐसे डिस्टर्बेंस होती है सर। एक मिनट यश भारती जी ऐसे सर डिस्टर्बेंस हो जाती है, इंटरप्शन हो जाता है। एक फ्लो में उनकी बात कंप्लीट हो जाए खेमचंद जी की, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, इसका जवाब इनसे ले लीजिएगा। हाँ बिल्कुल सर। बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया, तमाम सवाल उनसे पूछ लिए गए। सरकार क्यों बनाई? ठीक है, चलिए खेमचंद जी जवाब दीजिए। देखिए, यश भारती जी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो समझी जा सकती है। इन नेताओं को नामकरण किसने किया, चाहे वो अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे और भी जितने भी अपराधी हैं,
समाजवादी पार्टी ने उनको संरक्षण दिया, सीधा सीधा अखिलेश जी ने उनको संरक्षण दिया, पहले मुलायम सिंह जी ने उनको संरक्षण दिया। और इनकी पूरी पार्टी में 80 to 90% जितने भी नेता हैं उनका आपराधिक बैकग्राउंड है और सीरियस आपराधिक बैकग्राउंड है। वो पॉलिटिकल उनके पास केसेस नहीं है, पॉलिटिकल केसेस उनके ऊपर दर्ज नहीं है। उनके ऊपर या तो गुंडागर्दी के, भूमाफिया के, वो जमीन कब्जे के, हत्याओं के या रेप आदि के केस उन पे लगे हुए हैं। उनकी बात नहीं करेंगे। कुलदीप सिंह, अरे उन पे तो कार्रवाई हो रही है, कानून काम कर रहा है, वो जेल में है, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके पास हजारों कुलदीप सेंगर हैं, उनके बारे में नहीं बोलोगे। विज्ञापन छापा उस पर क्या कार्रवाई ये हुई? बोलोगे कि वकील कौन है, आप कौन ये सा नहीं आर्टिकल बोलोगे चला? वो नेता कौन है जिसने उनको मेवामंडित किया। वो नेता कौन है जो कहता है कि भाई जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो उनको दर्द होता है, पीसी कुलदीप करते सेंगर हैं, की कौन सी मीडिया में प्रॉपर्टी आते पे हैं, बुलडोजर कहते चला? हैं कि एक-एक अतिक्रमण पे करके अत्याचार हो रहे यश हैं, बात अपराधियों पे अत्याचार हो रहे हैं। वो कौन है? वो अखिलेश हैं। जब अपराधियों पे कार्रवाई होती है तो दर्द किसको होता है? अखिलेश जी को होता है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को होता है। ये दिखाता है आपका साथ अपराधियों के साथ है, आपकी आपका पूरा तंत्र अपराधियों के साथ लगा हुआ है, इसलिए वो अपराधी बने, नहीं तो वो अपराधी नहीं बन पाते। और आज आप कहते हैं उन पे अरे कार्रवाई हो रही है, डंके की चोट पे कार्रवाई हो रही है। क्या कोर्ट ने कभी ये बोला है जो इलीगल कंसेशन की हुई है, जो अपराधी उन पे आप ठीक है, अब रुकना होगा, एक मिनट, खेमचंद शर्मा जी, छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं। गेहूं के साथ कहते हैं गोंद पिस्ता हो सकता है कि भाई अतीक अहमद पे कार्रवाई की गई हो तो अड़ोसी पड़ोसी के किसी के मकान को भी थोड़ा नुकसान पहुंचाओ, और आपने खुद कहा है कि उसके लिए वो रिग्रेट किया है तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अपराधियों पे कार्रवाई करने के लिए हमने कभी रिग्रेट नहीं किया, ना ही हमारी पॉलिसी है। अरे वकील छोड़ो मेरे भाई, उसका आका कौन है? आका कौन है? आका अखिलेश यादव है, उसके समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, यस भाजपा के नेता उन अपराधियों को शरण देने वाले व्यक्ति हैं, और अपराधियों को शरण देने वाला व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं होता। अरे सुन लो भैया, प्रोफेशनल सर्विस अलग है। अभी आपने कपिल सिब्बल जैसे मशहूर वकील को आपने अभी राज्यसभा पहुंचाया है। क्या आपको बताऊं कि कैसे कैसे अपराधियों के वो केस लड़ते हैं, वो देशद्रोहियों के भी केस लड़ते हैं, वो उग्रवादियों के भी केस लड़ते हैं। तो आप ये बताइए उस लॉजिक से तो आपने कपिल सिब्बल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बना दिया? आप प्रोफेशनल सर्विसेज को पॉलिटिकल पार्टी के, मैं तो यहाँ सीधा आपकी पॉलिटिकल पार्टी को लिंक कर रहा हूँ, आपके अध्यक्ष को लिंक कर रहा हूँ, आपके प्रमुख को लिंक कर रहा हूँ, हुई है। आप दूसरी तरफ यश भारती जी और खेमचंद शर्मा जी, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए, अगली बारी में आपसे जवाब लूंगी मैं। रतन तिवारी जी, अब यहाँ पर बार बार ये सवाल उठता है कि जब कांग्रेस का शासन था तब माफियाओं को बड़ा पनाह मिला, ऐसे घोटाले हुए कांग्रेस के शासन के दौरान कि जिन लोगों ने वो घोटाले किए, जिनका उसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक तौर पर नाम आया, वो अंत तक कांग्रेस के साथ बने रहे। ये भी एक कहा जा सकता है कि एक दाग यहां पर कांग्रेस के साथ लगा हुआ है कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले हुए, कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की, ए राजा यूपीए सरकार के अंत तक सहयोगी बने रहे। देखिए अपूर्वा जी, मैं आपको बता दूं, 2G घोटाला जो लगा, कोल घोटाला लगा, बहुत से जो आरोप लगाए गए, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद आके कहा कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। और मैं बात करता हूं हमारे यूपीए 1 और यूपीए 2 की। हमारे एक रेल मंत्री पवन बंसल साहब हुआ करते थे, शायद आपको पता होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर उनके ऊपर उंगली उठाई थी कि इन्होंने ट्रांसफर करने के नाम पे कुछ धांधली हुई है। आप विश्वास मानेंगे अपूर्वा जी, हमने मात्र 5 मिनट में उनका इस्तीफा ले लिया था। सुरेश कलमाड़ी जिनके ऊपर घोटाले लगे थे कॉमनवेल्थ के, मात्र 1 घंटे में हमने उनसे इस्तीफा ले लिया था। वो यूपीए 1 और यूपीए 2 थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की 11 वर्षों की सरकार देख लीजिए, विपक्ष चिल्लाता रहता है, मीडिया मौन हो जाती है, लेकिन इनके जो नेता है जमानत पे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी जमानत में, प्रियंका जी जमानत में, कब इस्तीफा लेंगे? एक नाम तो अशोक चौहान का भी है, एक नाम तो अशोक चौहान का भी है, रतन तिवारी जी, आदर्श हाउसिंग स्कैम 2010।
पार्टी से अपूर्वा निकाला जी, गया मैं आ लेकिन रहा फिर हूं। वापस अभी तो पार्टी में रख मैंने लिया गया। अब मैं तो वही बता रहा हूँ, अभी मैं इनको बता रहा हूँ, अभी मैं इनको बताया कि हम जो कार्रवाई करते थे अपने नेताओं पे, अब इनकी बारी आती है। अब देखिए, अब अशोक चौहान के नांदेड़ के लोकसभा में नरेंद्र मोदी जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आदर्श का घोटालेबाज अशोक चौहान। उसी अशोक चौहान को आज भाजपा में शामिल करा के राज्यसभा दे देते हैं। फिर जाते हैं सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जाते हैं, नारायण राणे के लोकसभा में कहते हैं ये घोटालेबाज, इसने महाराष्ट्र के किसानों की जमीन खाई है, इसने शुगर मिल की फैक्ट्रियां खा गया, ये सबसे बड़ा घोटालेबाज है। उसी नारायण राणे को आज केंद्र में मंत्री बना के बैठे हैं। ये भोपाल में चले जाते हैं मध्य प्रदेश, वहां से कहते हैं कि महाराष्ट्र का एक 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटालेबाज है, सिंचाई घोटालेबाज है अजीत पवार। उसी अजीत पवार को मात्र 24 घंटे के अंदर अपने साथ ले लेते हैं और डिप्टी सीएम बना देते हैं। प्रताप सरनाइक, भावना गौली, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, तमाम बहुत सारे नाम हैं। और एक तो अपने असम के मुख्यमंत्री हैं, एक तो पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष है। तमाम लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी पी के उनके ऊपर आरोप लगाते थे। आज वही सारे घोटालेबाज, सारे भ्रष्टाचारी आज भाजपा के साथ हो लिए। तो अपूर्वा जी, मैं बार बार कह रहा हूँ इनकी नीयत में खोट है, इनकी कथनी करनी में खोट है, और ये देश को लूटना चाहते हैं और देश को बरगलाना चाहते हैं और देश को गुमराह करने के लिए लगातार 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। मैं तो इनसे कहता हूं कि अगर आपने वाकई में 11 सालों में काम किया है तो अपने काम को गिनाइए ना। बिहार में चुनाव हो रहा है अपूर्वा जी, बिहार में यह लोग एक बहुत बड़ा माफिया है अनंत सिंह, उसका प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए कि बिहार में अगर आपने 20 सालों तक सरकार चलाई है तो आप बताइए ना कि बिहार में आपने क्या काम किया। लेकिन आप जंगल राज गिना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जाके भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। लेकिन इनको मैं बता दूं कि जितनी बार योगी आदित्यनाथ बिहार में जाएंगे उतना फायदा महागठबंधन को होने जा रहा है। हमारे मित्र आरजेडी से बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, जितनी बार योगी जी बिहार जाएंगे उतना जबरदस्त फायदा महागठबंधन को होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे शर्मा जी कितना भी गला फाड़ ले, लेकिन देश अब समझने लगा है शर्मा जी। चलिए ठीक है, आलोक राज जी, बार बार आरजेडी के जंगल राज को गिनवाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए भारी पड़ जाएगा क्या आने वाले चुनाव में? क्योंकि कल पहले फेज की वोटिंग होनी है, फिर उसके बाद 14 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। बिहार में जा जाके योगी आदित्यनाथ बार बार बुलडोजर कार्रवाई की जिक्र कर रहे हैं और उनको सुनने के लिए सर बड़ी समर्थक जो है वो पहुंच भी रहे हैं। यानी इसको कैसे समझा जाए कि बिहार में अब बुलडोजर राज को लेकर चर्चा होने लग गई है? आरजेडी का जो जंगल राज एक वक्त में सब लोगों ने देखा है, जिससे नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि कल आपके प्रवक्ता ने इसे मनोहर कहानियां कह भी दी थी। नहीं, आपको सबसे पहले हम बता दें कि आप जिस 15 साल का जिक्र करते हैं तो 15 साल के जिक्र, 15 साल तो बीता हुआ काल है। अपने 20 साल का जिक्र ये क्यों नहीं करते? आपने अपना जो 20 साल कार्य किया इस पर बात क्यों नहीं करते? तो 15 साल जो अपूर्वा जी वो समय था, वो दबे कुचले वंचित समाज की क्रांति का समय था, जो इन लोगों को जंगल राज नजर आता। आप जब 90 से दशक से पहले जाएंगे तो दबे कुचले वंचित समाज का अधिकार का हनन हो रहा था। इसकी बात ये नहीं करें कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उस दबे कुचले वंचित समाज को उस 15 साल में आवाज देने का काम किया। अपूर्वा जी, आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि 90 से दशक से पहले आदरणीय लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने से पहले यहाँ सामंतवादी शक्तियों का राज था। आप आश्चर्यचकित होइएगा कि यहाँ किसी में ये हिम्मत नहीं था कि कोई सामंतवादी शक्ति बैठा हो तो कोई गरीब गुरुआ का बच्चा चप्पल पहनकर वहां चले जाए। किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने कुर्सी पर बैठ ले। और आज मैं आपके चैनल से ये बात बता देना चाहता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ये आवाज और ये आत्मविश्वास उन लोगों में दे दिया कि किसी के माय के लाल में यह ताकत नहीं है कि कोई किसी गरीब गुरुए के बच्चे को बोल दे कि तुम चप्पल खोलो या नीचे में बैठो। तो वो 15 साल लालू यादव ने सामाजिक क्रांति करने का काम किया। जब भी जिस तरह इतिहास लिखा जाता है अपूर्वा जी, जैसे आप सती प्रथा के विषय में पढ़ते हैं
बाल विवाह के विषय में पढ़ते हैं, उसी तरह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का इतिहास लिखा जाएगा कि इन्होंने बिहार से सामंतवादी शक्तियों को भगाने का काम किया और गरीब गुरुए वंचित समाज को आगे लाने का काम किया। इसलिए इन लोगों को जो गरीब गुरुए वंचित समाज जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए, वही इन लोगों को जंगल राज दिखाई देता है। तो आप जो बोले, मैं पुनः कहता हूं कि बिहार में ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे, बिहार में रोजगार की बात नहीं करेंगे, बिहार में नौकरी का बात नहीं करेंगे। तो चुनाव ये लोग, आपको मैं पहले भी उस समय में कनेक्शन कट गया था, ये लोग मंदिर मस्जिद और भारत और पाकिस्तान की बात करें। अब तो एक और हद हो गई अपूर्वा जी, कि हमें लगता है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री से त्याग पत्र देकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं, क्योंकि उनका एक दो जगह भाषण जो है वो हुआ कि मुझे वोट करो मैं करूंगा। इसके मतलब है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के पद को छोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। लेकिन उसमें भी अपूर्वा जी एक संवैधानिक संकट है। संवैधानिक संकट ये है कि अभी के हिसाब से वो बिहार के मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, क्योंकि बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के वो मतदाता नहीं। तो हम बता दें कि इस तरह के प्रधानमंत्री का बयान जो है बिहार के लोग समझ चुके हैं। आप जिन योगी नाथ का बात कहे हैं उनको भी बिहार की जनता समझ चुकी है। ये लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर बिहार को में जो है सांप्रदायिकता माहौल खराब कर लड़ाना चाहते। अपूर्वा जी कल आपने नहीं एक मिनट सुनिए, कल ने आप भारत सरकार के एक मंत्री का बयान पढ़ा होगा, सुना होगा, जो वीडियो वायरल हो रहा है कि बूथ पर निकलने नहीं देना, घर में बंद कर देना। तो मैं आपके चैनल से यह बात करना चाहता हूं, किसी के माँ के लाल में यह शक्ति नहीं है जो लालू यादव ने, यह आदरणीय लालू प्रसाद ने यादव ने इस तरह की क्रांति ला दी है कि आप किसी को घर में बंद कर दे। उस केंद्रीय मंत्री के बयान पर क्या कार्रवाई? क्रांति बहुत आई है आलोक राज जी, बहुत ज्यादा क्रांति आई है। इसीलिए एनसीआरबी ने उस दौर को सिटी ऑफ किडनैपिंग कहा था। ये एनसीआरबी ने कहा था, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ये एनसीआरबी अब रुक जाइए, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है सर आलोक राज जी, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है कि जितनी किडनैपिंग, जितने नरसंहार, जितनी हत्याएं, जितनी किडनैपिंग हुई है, जंगल राज इसी को कहा गया है, वो आरजेडी के कार्यकाल के दौरान हुई है और इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये हुई है आरजेडी के कार्यकाल के दौरान सर, लेकिन उसी को आपके कल एक प्रवक्ता ने मनोहर कहानियां कह दिया था सर। अरे अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो डिनाई करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन उस दौर को मनोहर कहानी कहना ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आलोक, माफ कीजिएगा, खेमचंद शर्मा जी, यश भारती जी, आलोक राज जी और रतन तिवारी जी और हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव जी। तो देखिए अब तस्वीर यहां पर साफ है। एक तरफ योगी सरकार माफियाओं के द्वारा कब्जाई गई जमीन को कब्जा से मुक्त कराकर गरीबों को एक आशियाना वहां पर बनाकर दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के सवाल अब जमीन तलाश रहे हैं। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या बुलडोजर राज अब धीरे धीरे बिहार में ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है? क्या बिहार की जनता को एक बार फिर से वो जंगल राज वाला प्रदेश चाहिए, या फिर जिस तरह से उत्तर प्रदेश डेवलप हुआ है, डेवलप हो रहा है लगातार, वैसा वाला प्रदेश बिहार की जनता को चाहिए? क्योंकि डिमांड बहुत हो गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की। हर प्रत्याशी चाह रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार उनके जिले में जाएं, वहां पर उनके लिए प्रचार करें, और उनको सुनने के लिए जो वहां पर मौजूद हैं समर्थक, वो भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।